नमस्कार। संसद की कार्यवाहियों और संसदीय प्रक्रियाओं की अहम खबरों से जुड़े खास कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते में बात होगी कोरोना संकट को देखते हुए संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आगामी सत्र को लेकर क्या खास तैयारियां हैं, बताएंगे आपको। इसी क्रम में संसद भवन परिसर में संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। समितियों की बैठकों का आपको देंगे सिलसिलेवार ब्यौरा। साथ ही वर्चुअल माध्यम से आयोजित विश्व की संसदों के अध्यक्षों के 5वें 2 दिवसीय सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद को लेकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। सम्मेलन की खास बातों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। कोरोना संकट को देखते हुए संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और इससे जुड़ी तैयारियां भी जोरों पर हैं। राज्यसभा सचिवालय मॉनसून सत्र के लिए बीते कई सप्ताह से दिन रात इसी काम में जुटा है। संक्रमण से बचाव के लिए संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अधिकारियों को अगस्त के तीसरे सप्ताह तक सत्र के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 के मद्देनजर पहली बार कई तरह की कवायदों के साथ संसद के मॉनसून सत्र के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। संक्रमण से बचाव के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के बैठने के लिए दोनों सदनों के अलावा दीर्घाओं का इस्तेमाल भी होगा। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सत्र के दौरान उच्च सदन के सदस्यों को दोनों सदनों और दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह की व्यवस्था होगी, जहां 60 सदस्य सदन में बैठेंगे और 51 सदस्य राज्यसभा की दीर्घाओं में बैठेंगे। इसके अलावा बाकी 132 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था लोकसभा सदन में होगी, ताकि उचित दूरी का पालन सुनिश्चित हो। लोकसभा सचिवालय भी सदस्यों के बैठने के लिए इसी तरह की व्यवस्था कर रहा है। विभिन्न दलों के संख्या के आधार पर राज्यसभा के चेंबर और दीर्घाओं में सीट आवंटित किए जाएंगी और बाकी सदस्यों को सत्तारूढ़ दलों और अन्य के लिए 2 खंड में लोकसभा चेंबर में बैठाया जाएगा। राज्यसभा चेंबर के भीतर प्रधानमंत्री, सदन के नेता, विपक्ष के नेता और अन्य दलों के नेताओं के लिए सीटें चिन्हित की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच डी देवेगौड़ा के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और राज्यसभा सदस्य रामविलास पासवान और रामदास अठावले के लिए भी सदन में चेंबर में चिन्हित सीटें होंगी। अन्य मंत्रियों को सत्तारूढ़ सदस्यों के लिए तय सीटों पर बैठाया जाएगा। सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए राज्यसभा चेंबर में 85 इंच की 4 बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। साथ ही राज्यसभा गैलरी में 40 इंच की 6 स्क्रीन लगाने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा गैलरी में ऑडियो कंसोल और अल्ट्रा वायलेट कीटाणुनाशक रेडिएशन का प्रयोग भी किया जा रहा है। संचार माध्यम के लिए दोनों सदनों को पहली बार जोड़ा जा रहा है, लिहाजा दोनों सदनों के बीच ऑडियो विजुअल सिग्नल के प्रसारण के लिए विशेष तार भी बिछाए जा रहे हैं। इसके अलावा सदन के चेंबर से ऑफिशियल गैलरी को अलग करने के लिए पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई जा रही हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 जुलाई को बैठक करके सत्र चलाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श किया था। इस दौरान दोनों सदनों के चेंबरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अधिकारियों को अगस्त के तीसरे सप्ताह तक सत्र के लिए पूरी तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि इस व्यवस्था का मुआयना हो जाए और इसे अंतिम रूप दिया जा सके। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों सदनों में अपनी मौजूदा व्यवस्थाओं के जरिए दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करेंगे। साथ ही एक सदन की कार्यवाही को दूसरे सदन के भीतर भी देखा जा सकेगा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करके दस्तावेजों के संकलन के लिए लोगों की मौजूदगी को कम से कम किया जाए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वर्चुअल माध्यम से आयोजित विश्व की संसदों के अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान को अलग थलग करने को कहा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों को अलग थलग कर देना चाहिए। 19 और 20 अगस्त को आयोजित हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के शांति समर्थक रुख को कमजोरी का संकेत न समझा जाए। आतंकवाद को समर्थन और प्रोत्साहन देने की पाकिस्तान की नीतियों को भारत ने एक बार फिर उजागर किया है।
भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री ने वैश्विक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा। संसद अध्यक्षों के 5वें वैश्विक सम्मेलन में आतंकवाद से जुड़े एक विषय पर चर्चा के दौरान ओम बिरला ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर के बयान का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों की निगरानी से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ने कहा है कि पाकिस्तान आतंक के निर्यात में लगा है और उसके 6000 से ज्यादा नागरिक आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ये माना है कि 40,000 आतंकवादी उनकी जमीन पर हैं। ओम बिरला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमेशा रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद समाप्त करने का आह्वान करता है, लेकिन हमारी पहल को कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। भारत ने संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में पाकिस्तान के बयान पर उत्तर देने के अधिकार का उपयोग करते हुए ये बातें कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 2 दिन चले इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रेलिया की संसद ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले वर्चुअल माध्यम से पहली बार आयोजित संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन के समापन दिवस पर सांसदों और लोगों के बीच दूरी को कम कर शासन में सुधार विषय पर हुई पैनल चर्चा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आईटी क्रांति के मौजूदा दौर में जन भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसदीय निगरानी और शासन में सुधार लाने के लिए ये बेहद अहम है। उन्होंने कहा, हमारी मजबूत समिति प्रणाली है और लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनलों पर सदन की कार्यवाही के लाइव प्रसारण, समर्पित वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम संसद को घर घर तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संसद 135 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता से सतत संपर्क बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि 5 आई के माध्यम से इसे साकार किया जा रहा है। पहला आई है इंटरैक्ट। इसके तहत सांसद हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं और उनसे प्राप्त सूचना और सुझाव को सदन में रखते हैं। दूसरा है इन्फॉर्म, जो प्रसार माध्यमों और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाएं और नीतियों को जमीन तक पहुंचाने के लिए होता है। इन्वॉल्व तीसरी कड़ी है, जिसमें जन जन को विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इम्बाइब यानी जनता से शासन प्रक्रिया पर मिले सुझावों को आत्मसात किया जाता है। और इम्प्रूव के तहत शासन प्रक्रिया और योजनाओं में अपेक्षित सुधार किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संसद का पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने पर हमेशा जोर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी संसद ने सांसदों और जनता के बीच हर पल संपर्क बनाए रखा। हजारों जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत और आवश्यक सहायता प्रदान कराई। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूत समिति प्रणाली है जो विधायी जांच में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में प्रतिभागियों ने महिला पुरुष समानता, राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवास और आतंकवाद जैसे अनेक मुद्दों पर अपने अनुभवों को साझा किया। पैनल चर्चा में सांसद राजीव प्रताप रूडी और मीनाक्षी लेखी के अलावा लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव भी शामिल हुई। कोविड-19 महामारी और विश्व पर इसके विनाशकारी प्रभाव के परिदृश्य में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य बेहतर विश्व के निर्माण के लिए बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना रहा। इसका आयोजन अंतर संसदीय संघ, जिनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने भी सहयोग दिया। इस सम्मेलन के दूसरे भाग का आयोजन अगले साल वियना, ऑस्ट्रिया में होगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद भवन परिसर में संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला जारी है। संसद की गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति ने कोविड-19 महामारी और उससे जुड़े मुद्दों पर गहन पड़ताल की। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने भी अहम बैठक की, जिसमें माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति ने सुबह 11 बजे से दोपहर करीब 3:15 बजे तक कोरोना संकट के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान कोरोना संकट और प्रबंधन से जुड़े मसलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के साथ चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने कई मसलों पर विस्तार से सवाल भी पूछे। कई अन्य अधिकारियों से भी साक्ष्य लिए गए। इससे पहले समिति इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव
अजय कुमार भल्ला से साक्ष्य जुटा चुकी है। उधर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने बुधवार को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण संशोधन विधेयक पर अपनी तीसरी बैठक की। समिति ने बैठक में गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार किया। सांसद रमा देवी की अध्यक्षता वाली इस समिति की बैठक में 13 सदस्यों ने शिरकत की। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण संशोधन विधेयक 2019 बेहद अहम विधेयकों में एक है। ये विधेयक 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद विधेयक को संसदीय समिति को पड़ताल के लिए सौंपा गया, लेकिन कोरोना संकट के चलते समिति समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति को सितंबर तक रिपोर्ट जमा करने की अनुमति दी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद भवन परिसर में ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पड़ताल के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के जनप्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति ने अपने दायरे में आने वाली अनुदान मांगों से संबंधित 3 ड्राफ्ट रिपोर्ट को भी मंजूरी दी। ये रिपोर्ट सरकार की ओर से समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाहियों से संबंधित है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पड़ताल को लेकर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने शुक्रवार को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। सांसद प्रताप राव जाघव की अध्यक्षता वाली इस समिति के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। समिति की ये 12वीं बैठक थी जो करीब 2.5 घंटे चली। समिति ने 2019-20 के दौरान पड़ताल के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना विषय लिया था। इस पर समिति ने इसी साल 9 जनवरी को भी बैठक की थी। ग्रामीण गरीबों के लिए एक आवास योजना पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन अपेक्षित स्तर पर मजबूत नहीं था। लिहाजा 20 नवंबर 2016 को नई योजना शुरू की गई। इसमें घरों में पानी, गैस, शौचालय और बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं शामिल कर योजना को और व्यापक बनाया गया। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग भी किया जा रहा है और घरों का न्यूनतम क्षेत्रफल बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के विभिन्न पक्षों पर संसदीय स्थायी समिति पहली बार व्यापक पड़ताल कर रही है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की आचार समिति की बैठक में भावी कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक 1 घंटे से अधिक चली। इसमें 6 सदस्यों ने हिस्सेदारी की, जिसमें से नए सदस्य वी विजय साई रेड्डी भी शामिल थे। राज्यसभा की आचार समिति भारत के विधायी निकायों में गठित पहली आचार समिति है। इसका गठन तत्कालीन सभापति के.आर. नारायणन ने 4 मार्च 1997 को किया था। वहीं ऊर्जा संबंधी समिति ने नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया, जबकि लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने भी अपने एजेंडे को लेकर बैठक की। 5 सदस्यीय समितियों के अलावा संसद भवन परिसर में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संयुक्त समिति की बैठक हुई। संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सांसद रमेश बिधूड़ी की अध्यक्षता वाली ये समिति तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण, मार्केटिंग और आपूर्ति विषय पर पड़ताल कर रही है। समिति ने संसद भवन परिसर में हुई अपनी 13वीं बैठक में करीब 2 घंटा 40 मिनट तक इस विषय पर संबंधित अधिकारियों के संग विचार विमर्श किया। बैठक में पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने प्रस्तुति दी और सदस्यों ने उठाए गए प्रश्नों का निदान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य अमर सिंह के निधन के बाद से खाली हुई सीट पर 11 सितंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में जारी विज्ञप्ति के मुताबिक उपचुनाव के लिए अधिसूचना 25 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन 1 सितंबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 2 सितंबर को होगी और 4 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना शाम 5 बजे से होगी। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार अमर सिंह का निधन 1 अगस्त को हुआ था और उनका कार्यकाल 4 जुलाई 2022 तक था। इसीलिए उपचुनाव कराया जा रहा है। उपचुनाव के समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के बारे में जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से एक वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी देने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते के अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।